कि ये क्लास हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास है, बिजनेस मैथमेटिक्स, और आज ये सेकंड क्लास है बच्चों। फर्स्ट क्लास हमने मंडे पढ़ी थी परसों, और उस दिन मैंने चैप्टर शुरू कर दिया था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जो बेसिक था वो आपको बताया था, फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर भी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक। तो ये सब काम हम लास्ट टाइम कर चुके थे, अब उसी को आगे चलाएंगे। अच्छा, एक आपकी रिक्वेस्ट जो थी सर, बुक कौन सी है, चैप्टर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट, तो वो सभी मुझे लगता है आप में से काफी बच्चों को मिल गए होंगे। फिर भी एक स्टूडेंट है यहाँ सार्थक, जो मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक अभी मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा आपको, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बेटा। जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको उस ग्रुप पर शेयर हो जाएंगे, ठीक। तो कम से कम ये आपको फैसिलिटी रहेगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक अभी मैं बीच में जैसे जैसे ब्रेक होगा जब भी मैं पब्लिश कर दूंगा। और ठीक है, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बीच में अपना क्यूए टैब में लिखते रहो, सेशन की फीडबैक लिखते रहो, तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मतलब तो वो देखते रहो, ठीक। अब मैट्रिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स पेपर है, बुक का नाम मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जो नहीं थे, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज बाय डॉक्टर जेके ठुकराल। ये किताब दिख रही होगी आपको, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज बाय डॉक्टर जेके ठुकराल, ठीक है। फिर लिख लो अगर अभी नहीं लिख पाए हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था एक रजिस्टर, एक पेन, कैलकुलेटर, ये सब लेकर बैठो बेटा, उसके बिना मैथ्स की क्लास में मजा नहीं आएगा, ठीक। तो बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बुक का टाइटल है मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज। क्या टाइटल है? मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडीज, देख रहे हैं, बाय डॉक्टर जेके ठुकराल। तो ये किताब आपको पढ़नी है, इसी से सारे एग्जांपल्स जो भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब यहाँ मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, चैप्टर का नाम क्या है जो हम कर रहे हैं, इस बुक के हिसाब से चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये इस चैप्टर का टाइटल है, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल किया था हमने लास्ट टाइम, क्रैमर्स रूल का एक सवाल किया था, और थोड़ा सा बेसिक आपको सब बताया था। तो अब वही मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको जरा नोट करना मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल 12 है ये मेरे पास, जो बुक मेरे हाथ में है, और उसमें पेज नंबर 2.10 पर है। यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मैं क्लास में करवाऊंगा, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर की वेटेज मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, जो स्टूडेंट मिस कर गए थे, नहीं लिख पाए। 12 मार्क्स का है ये चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 75 में से। तो जब 75 का पेपर है तो 12 नंबर का ये आना है, आपका 75 का ही आएगा पेपर, वो स्केल अप होके 100 में से लग जाएगा। आप सबको पता होगा, अब आपका पेपर वही आता है जो रेगुलर के बच्चों का आता है, तो पेपर सेम होगा, बट वो 75 में से लिखा होगा, स्केल अप होके 100 में से लग जाता है। तो अब देखो ये एग्जाम्पल जो फैक्ट्स हैं मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। इन अ सर्टेन सिटी, इन अ सर्टेन सिटी, और कुछ बच्चों तक ये पहुंच चुका होगा, मैंने भिजवा दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो अगर आपके पास है तो उसको खोल लो, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 50 कॉलेजेस, और अगर बुक आपके पास है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आर 50 कॉलेजेस एंड 400 schools. There are 50 colleges and 400 schools. Each school and college has 18 peons. Each school and college has 18 peons, 5 clerks and 1 cashier. ठीक है। तो पहले जो फैक्ट्स गिवन है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास नोट करते रहो। अगर है ऑलरेडी तो नोट मत करना, नहीं है तो बेटा लिखना पड़ेगा। तो ईच कॉलेज
each college in addition has one section officer। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, सर मुझे आवाज आ रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, तो ऐसा कुछ होता है तो आपके पार्ट पे नेटवर्क का इशू है, तो एक बार लीव करके उसको दोबारा ज्वाइन करना तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क अच्छा हो, तो आपको फिर अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो वो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपके पार्ट पे नेटवर्क का इशू है बेटा, उसको रिजॉल्व करना, या लिखना शुरू मत करना उस चीज को। वन सेक्शन ऑफिसर एंड वन लाइब्रेरियन। तो क्या लिखा मैंने? ईच कॉलेज इन एडिशन हैज वन सेक्शन ऑफिसर एंड वन लाइब्रेरियन। द मंथली सैलरी ऑफ each of them is as follows। अब इन सब की मंथली सैलरी आपको गिवन है। पियोन ₹300, क्लर्क ₹500, कैशियर ₹600, सेक्शन ऑफिसर ₹700 एंड लाइब्रेरियन ₹900। ये इन सब की मंथली सैलरी दे रखी है कि किस किस को एक महीने में कितना कितना पैसा देना पड़ता है। अब आपसे चाहता क्या है, देखो, यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन फाइंड। तो क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, देखो, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड in schools and colleges taken together। तो एक तो ये निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टेकन टुगेदर। इससे क्या मतलब है कि टोटल कितने पियोन चाहिए स्कूल और कॉलेज में मिलाकर, ऐसी टोटल कितने कैशियर चाहिए स्कूल और कॉलेज में मिलाकर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकालना है। ठीक है, और करना कैसे है? मैट्रिक्स नोटेशन, मतलब मैट्रिक्स की मदद से करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन किस टॉपिक पर है, जो मैं लास्ट टाइम जब छोड़ा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। किस टॉपिक पर है बेटा? ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि इसमें दो मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करके देखो जो चाहिए वो निकल जाएगा। जैसे लास्ट टाइम बताया था, वो व्हीकल कितने चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाला बताया था ना, तो उसी तरह से ये कुछ होगा। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? द टोटल मंथली सैलरी बिल, द टोटल मंथली सैलरी बिल of all the schools and colleges taken together। ठीक है, तो पहले तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब जब क्वेश्चन नोट कर लिया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब वो समझना है। तो पहले ये बात समझ में आ रही है क्या दे रखा है? इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 50 कॉलेजेस एंड 400 स्कूल्स। तो एक तो हमें ये दे रखा है कि 50 कॉलेज हैं, 400 स्कूल हैं। ठीक है, ईच स्कूल, अब एक एक की रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो टोटल कितनी होगी? 50 और 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरह से है ना, जैसे कल वो ट्रक और व्हीकल वाला सवाल कर रहे थे,
तो ईच स्कूल एंड कॉलेज हैज, हर स्कूल और कॉलेज में, ये तो देखो कॉमन है, 18 पियोन हैं, 5 क्लर्क हैं, 1 कैशियर हैं, तो ये तो स्कूल में भी है कॉलेज में भी है, हर स्कूल में इतने इतने लोग हैं। ईच कॉलेज इन एडिशन, कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा लोग चाहिए, वो कौन कौन है, एक सेक्शन ऑफिसर है, एक लाइब्रेरियन है, वो तीनों तो दोनों जगह हैं, और ये 2 लोग एक्स्ट्रा चाहिए हमें। द मंथली सैलरी बिल ऑफ ईच ऑफ देम इज एज फॉलोज, ये एक एक महीने की इनकी सैलरी दे रखी है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या चाह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, हर तरह की टोटल कितनी पोस्ट होंगी, मतलब हमें टोटल कितने पियोन चाहिए, टोटल हमें कितने ये लाइब्रेरियन चाहिए, टोटल कितने सेक्शन ऑफिसर चाहिए, वो सब हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस बनाएंगे, एक में तो स्कूल कॉलेज कितने हैं, और एक में हर स्कूल और हर कॉलेज में कितने कितने लोग आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन सिटी देयर आर 50 कॉलेजेस एंड 400 स्कूल्स। तो पहले एक मैट्रिक्स बना लोगे आप, तो ये लिख लिया आपने ध्यान से। तो अब देखो इसको करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड। तो उसके लिए एक मैट्रिक्स ए बनाओगे आप, ये लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स बना रहा हूं, पहली मैट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा ना वो रो में लिखूंगा। तो कितने कॉलेज है बेटा 50, और कितने स्कूल हैं 400, 50 क्या कॉलेज और 400 स्कूल, ये कॉलेज है ये स्कूल है, ठीक है। लेट मैट्रिक्स ए 50 और 400 लिखा, 50 कॉलेज है 400 स्कूल हैं, इसको मैं लिखूंगा डिनोट्स, ये मैट्रिक्स क्या बता रही है, लेट मैट्रिक्स ए डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ठीक है। तो कितने कॉलेज हैं कितने स्कूल्स हैं वो ए मैट्रिक्स से मुझे दिखाई दे रहा है। तो 50 कॉलेज हैं 400 स्कूल हैं, ठीक। अब एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे, लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, बी से क्या मतलब है, अब यहाँ पहले कॉलेज लिखा है ना, तो पहले कॉलेज में कितने कितने लोग चाहिए, और फिर स्कूल लिखा है तो स्कूल में कितने कितने लोग चाहिए, तो अब वो लिखना आप। तो देखो कॉलेज में कितने कितने लोग चाहिए, यहाँ लिखा है ना, ईच कॉलेज एंड स्कूल हैज 18 पियोन 5 क्लर्क 1 कैशियर, तो ये तो कॉमन है कॉलेज में भी स्कूल में भी। पियोन कितने चाहिए 18 18, क्लर्क कितने चाहिए 5 5, और कैशियर कितना चाहिए 1 1, ये तो कॉमन है दोनों जगह। लेकिन ईच कॉलेज इन एडिशन हैज 1 सेक्शन ऑफिसर, तो अभी मैंने क्या लिखा है, ये पियोन लिख रखा है, ये क्लर्क लिख रखा है, ये कैशियर लिख रखा है, समझो, ठीक है। ईच कॉलेज इन एडिशन हैज 1 सेक्शन ऑफिसर एंड 1 लाइब्रेरियन, कॉलेज में एक सेक्शन ऑफिसर भी चाहिए और एक लाइब्रेरियन भी चाहिए, जो स्कूल में नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो 0 0 लिख दिया मैंने, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये कौन है, सेक्शन ऑफिसर और लाइब्रेरियन, ठीक। तो ध्यान से इस मैट्रिक्स का फॉर्मूलेशन देख लो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं पहली मैट्रिक्स जो बनाता हूं ना, बुक से जानबूझ के मैं अलग कर रहा हूं, ताकि आप सीधा सीधा उसको रटो ना, तो आपको बनाना पड़ेगा अपने आप, और उसको फिर मल्टीप्लाई करके देखोगे कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं, और हो रहा है तो वही निकल रहा है जो मैं चाहता हूं या नहीं। तो ये बताया था ना पिछली बार। तो अब यहाँ पर क्या है, कॉलेज और स्कूल, तो कॉलेज में कितने लोग चाहिए बोलो, 18 पियोन, ये पी लिखा हुआ है, 5 क्लर्क, एक कैशियर, एक सेक्शन ऑफिसर और एक लाइब्रेरियन, ये एक कॉलेज की कहानी है। और इसी तरह स्कूल में क्या चाहिए बोलो, 18 पियोन 5 क्लर्क, एक कैशियर, 0 सेक्शन ऑफिसर और 0 लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर नहीं चाहिए, लाइब्रेरियन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई एक एक कॉलेज और एक एक स्कूल में कितनी पोस्ट हैं, हमें दे रखा है 50 कॉलेज हैं और 400 स्कूल हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पोस्ट आ जाएंगी ना, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है, पहले तो वो मल्टीप्लाई हो सकता हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पियोन पियोन में जुड़ना चाहिए, टोटल पोस्ट ऑफ ईच काइंड, ऐसा ना हो कि पियोन में क्लर्क जोड़ रहे हो आप, पियोन में कैशियर जोड़ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैं उस एग्जांपल में कर रहा था, व्हीकल से व्हीकल जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स ए बन गई जो बता रही है कितने स्कूल हैं कितने कॉलेज हैं, और दूसरी मैट्रिक्स बी है वो ये क्या बता रही है, लेट मैट्रिक्स बी, ऐसे लिख दिया। ये मैट्रिक्स क्या बता रही है, लिख सकते हो, डिनोट्स द नंबर ऑफ पोस्ट
इन ईच स्कूल एंड कॉलेज, या पहले कॉलेज लिख दो क्योंकि पहले हम कॉलेज लिख रहे हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कॉलेज एंड स्कूल, इन ईच कॉलेज एंड स्कूल। तो ये बी मैट्रिक्स क्या बता रही है आपको कि एक कॉलेज और एक स्कूल में कितनी कितनी पोस्ट हैं। ए मैट्रिक्स आपको क्या बता रही है, एक सिटी में कितने कॉलेज हैं और कितने स्कूल हैं। तो अब वो सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, हर तरह की कितनी कितनी पोस्ट होंगी। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम एक एक कॉलेज की एक एक स्कूल की पोस्ट को नंबर ऑफ कॉलेज और नंबर ऑफ स्कूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो नंबर है कॉलेज स्कूल का, ये एक एक में कितनी कितनी पोस्ट है वो लिख दिया मैंने। तो अब एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है, देखो इसमें कितनी रो हैं, एक रो दिख रही है, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/2। ये लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, ऑर्डर कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 कॉलम है 1 रो है। ये मैट्रिक्स देखो बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, 5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये 2 मैट्रिक्स मैंने बोर्ड पर बनाई है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/2, एक ही रो है 2 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये लिखा हुआ है। अब ये देखना है क्या मैं a इंटू बी कर सकता हूं। अगर मैं a इंटू बी करूंगा, a का ऑर्डर क्या है 1/2 और b का ऑर्डर क्या है बेटा 5/2, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तो वो नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर मैं क्या चेक करूंगा, बीए हो सकता है क्या। तो बीए के लिए क्या, पहले बी का ऑर्डर लिखो, बी का ऑर्डर क्या है 5/2 और ए का ऑर्डर क्या है बेटा 1/2। तो ये भी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं, यही चीज मैं सिखा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधी सीधी 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो आपको मैट्रिक्स बनानी कैसे है पहले मैंने वो समझाई। अब आपको ये दिखा रहा हूं, क्या मैं a इंटू बी कर सकता हूं। तो जवाब आया नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज ये इधर बराबर होनी चाहिए थी, जो नहीं है। फिर मैंने कहा क्या मैं b इंटू ए कर सकता हूं, तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब बी ए कर रहा हूं तो भी 5/2 और इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या कंडीशन थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी था, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहली में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, ना तो ए बी में हो रहा है ना बी ए में हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप इन दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक का मतलब वो स्ट्रक्चर बदल देंगे। जैसे ए हमने रो में लिखी थी ना, अब इसको रो में ना लिख के कॉलम में लिख दोगे, क्योंकि दोनों तरह से ये पॉसिबल नहीं है। तो नाउ रीराइट, अब क्या करोगे, रीराइट मैट्रिक्स ए एज, अब ए मैट्रिक्स को जो मैंने लिखा था पहले रो में, अब उसको रो के बदले में कॉलम में लिख रहा हूं। देखो बेटा 50 400, 50 क्या है कॉलेजेस और 400 क्या है स्कूल्स। ऐसा क्यों लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि अभी जो मैंने लिखा है उससे ना तो मैं a इंटू बी निकाल पा रहा हूं ना b इंटू ए निकाल पा रहा हूं। तो अपनी a मैट्रिक्स को मैंने बदल दिया, ऐसे ना लिखकर अब मैं उसको ऐसे लिखकर देखता हूं। तो अब देखो a b निकल रहा है क्या, इसका ऑर्डर क्या है, ये जो अब मैंने a लिखी है इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। क्या है बेटा, 2 रोज है, पहली रो दूसरी रो और ये 1 कॉलम है। तो अब अगर मैं a इंटू बी करूं तो कैसे, ए का ऑर्डर बोलो 2 इंटू 1 और बी का ऑर्डर बोलो 5 इंटू 2। देखो ए इंटू बी ये अभी भी नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब आखिरी ऑप्शन हो सकती है बी इंटू ए, आप ट्राई करो। बी का ऑर्डर क्या है पहले लिखोगे 5/2 और ए का क्या है 2/1। ये देखो फाइनली हो रहा है। आप समझ रहे हैं, ध्यान से मैंने डेलिबरेटली इन मैट्रिसेस को इस तरीके से लिखा है कि आप हर संभव कोशिश करें कि मतलब कैसे कैसे आप लिख सकते हैं और क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो ए पहले ऐसे लिखा था, बी ऐसे लिखा था,
दोनों को ए बी करके देखा नहीं हो रहा था, बी ए करके देखा नहीं हो रहा था। तो ऐसा जब भी होगा तो किसी एक मैट्रिक्स को आप फिर अपना बदलेंगे, जो रो में लिखी थी उसको कॉलम में लिख दो, या जो कॉलम में लिखी थी उसको रो में लिख दो। तो ए को हमने रीराइट किया, जब रीराइट किया इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/1, 2 रोज है ना इसमें, एक कॉलम है। तो अब जब इस वाली ए के हिसाब से, अब इस ए को तो भूल ही जाओ, इसका कोई काम नहीं है, अब ए ये वाली काम आएगी, ठीक है। तो a इंटू बी आप जब करना चाहते हैं तो फिर हमने देखा ए बी हो रहा है क्या 2/1 और 5/2, तो नहीं हो रहा था। फाइनली हमने देखा b इंटू ए, तो b इंटू ए मतलब 5/2 पहले लिखा और 2/1 बाद में लिखा, तो b इंटू ए हम निकाल सकते हैं, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो करो, b इंटू ए मतलब पहले b लिखोगे कॉलेज स्कूल 18 18 5 5 1 1 1 0 1 0, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा बी मैट्रिक्स, अब क्या लिखूंगा बोलो ए वाली कौन सी है 50 और 100, ठीक है। ये क्या है कॉलेज, ये क्या है स्कूल। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और देखो जो चाहिए वो आएगा या नहीं, ये समझो ध्यान से। अब जब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या समझाया था मैंने, कैसे करते हैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड, सिखाया था ना। एक एक रो पकड़ो, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस लगाते रहो, तो वही होगा यहाँ पर। बीए जब मैं करूंगा, देखो पहले फर्स्ट रो ये दिख रही है आपको, ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, तो कैसे करेंगे 18 इंटू 50 प्लस बोलो 18 इंटू 400, तो ये हमने किया पहला काम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 18 इंटू 50 प्लस 18 इंटू 400। तो एक्चुअली क्या हुआ है देखो, ये समझो, 18 थे पियोन जो चाहिए किसमें कॉलेज में, ये 50 क्या था नंबर ऑफ कॉलेजेस, 18 थे पियोन जो स्कूल में चाहिए, 400 क्या था नंबर ऑफ स्कूल। तो आपको समझ आ रहा है, देखो पियोन पियोन ऐड हो रहा है ना, कॉलेज में कितने चाहिए 50 इंटू 18 और स्कूल में कितने चाहिए 400 इंटू 18। तो यही मैं कह रहा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी देखो कि सही चीज जुड़ रही है, जो चाहिए वही निकल कर आ रहा है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया, तो 18 इंटू 50 मतलब कॉलेजेस में कुल कितने पियोन चाहिए, प्लस 18 इंटू 400 जब किया तो स्कूल्स में कुल कितने पियोन चाहिए, तो ये वो निकल कर आया। अब यहाँ पर और तो कॉलम कोई है नहीं, होता तो मैं आगे क्या करता, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम होते उसको एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करता, तो कॉलम तो कोई है नहीं, तो फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये दिख रही है आपको सेकंड रो, अब इसको इसी से करोगे तो कैसे बोलो 5 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 400, तो ये एक्चुअली क्या निकला देखो, पियोन के बाद क्लर्क थे ना, तो 5 क्लर्क है कॉलेज में इंटू 50 कॉलेजेस प्लस 5 क्लर्क हैं स्कूल में इंटू 400 तो स्कूल, तो ये टोटल क्लर्क निकल आए। इसी तरह सेकंड रो के बाद और तो कोई कॉलम है नहीं, तो फिर नीचे थर्ड रो को करोगे तो कैसे समझाया था भाई 1 इंटू 50 प्लस बोलो 1 इंटू 400, ठीक है। इसी तरह नीचे आओगे 1 इंटू 50 प्लस 0 इंटू 400, क्योंकि ये वो निकल रहा है ना, सेक्शन ऑफिसर स्कूल में नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब लास्ट रो को करोगे 1 इंटू 50 प्लस 0 इंटू 400, तो एक मिनट बिल्कुल ध्यान से समझ लो बेटा, मैंने जब कहा था दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली बात क्या, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, पहली में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था, तीन कंडीशन में नहीं हो रहा था। जब मैं ए बी निकाल रहा था तब भी नहीं हो रहा था, बी ए निकाल रहा था तब भी नहीं हो रहा था, मैंने ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखा था तब भी ए बी के अंदर नहीं हो रहा था, बी ए में हो रहा था। तो ये वही बी ए में निकाल रहा हूं और उसको सिंप्लीफाई करके ये क्या निकल रहा है, जो मेरे फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे चाहता था, टोटल नंबर ऑफ पियोन कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्लर्क कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कैशियर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफिसर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरियन कितने होंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके देखो जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो बिल्कुल निकाल चुके होंगे जो बच्चे कर रहे हैं,
80 100 2250, 80 100 2250 for 50 50 एंड 50। तो ये बीए जो निकाला है मैंने, एक्चुअली बीए में क्या निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, जो फर्स्ट पार्ट वो मुझसे चाहता था, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, यही चाहता था ना, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड। तो ये आपके पियोन हैं, ये क्लर्क हैं, ये कैशियर है, ये सेक्शन ऑफिसर है, ये लाइब्रेरियन है। तो पूरी सिटी में जो टोटल 50 कॉलेज और 400 स्कूल, उसके अंदर 80 100 पियोन चाहिए, इसका मतलब 2250 क्लर्क, 450 कैशियर, 50 सेक्शन ऑफिसर एंड 50 लाइब्रेरियन। तो ये कहानी है। देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का सवाल था, ये कैसे पता चलता है, जब एक एक के बारे में पता होता है और फिर वो कुछ कहेगा इतने में कितना चाहिए, जैसे एक एक स्कूल कॉलेज में कितने कितने पियोन वगैरह चाहिए वो दे रखा था, टोटल 50 कॉलेज है, 400 स्कूल है, तो फिर कितने चाहिएंगे। तो इसी तरह का सवाल होता है, ये किस टॉपिक पर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर। तो इसमें मैट्रिक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रूल है, पहली मैट्रिक्स को रो में बना दो, दूसरी को कॉलम में बना दो, और फिर देखो कि वो मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं, हो जाती है और सही रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं हो रही है तो रीराइट करना पड़ेगा। तो मैंने डेलिबरेटली बुक से अलग सॉल्यूशन किया है यहाँ पर, ताकि आप एकदम ये समझ जाएं कि ये भी ठीक है और बुक में जो किया है वो भी ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अप्रोच का फर्क है। तो रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया देखो इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा था टोटल मंथली सैलरी बिल ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस टेकन टुगेदर, स्कूल्स और कॉलेजेस में टोटल कितनी सैलरी देनी है। तो वो सीधी सी बात है, टोटल सैलरी कैसे निकल कर आएगी, कितनी कितनी पोस्ट है, ये निकल गया ना, ये कॉलम में, ये कॉलम में निकल गया, इतने इतने लोग मुझे लगाने हैं और हर आदमी की कितनी सैलरी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक नई मैट्रिक्स बना लो, अब क्योंकि ये कॉलम में है तो अब रो में बनाना। तो एक नई मैट्रिक्स बना लोगे, लेट मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, सी कौन सी बनाओगे, वो जो सैलरी दे रखी थी ना आपको, कितनी कितनी दे रखी थी बेटा, पियोन की 300, क्लर्क की 500, कैशियर की 600, सेक्शन ऑफिसर की 700 और लाइब्रेरियन की 900। ठीक है, तो ये मंथली सैलरीज जो दे रखी हैं आपको, तो लेट मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू दिस, ये क्या डिनोट कर रही है, डिनोट्स द मंथली सैलरी ऑफ ईच पोस्ट। ठीक है, हर पोस्ट की जो मंथली सैलरी है, ये किसकी सैलरी है, पियोन की, ये किसकी सैलरी है, क्लर्क की, ये किसकी सैलरी है, कैशियर की, ये सेक्शन ऑफिसर की, ये लाइब्रेरियन की। तो हर पोस्ट की जो मंथली सैलरी है वो आपको दे रखी है, और कितने कितने लोग चाहिए, पियोन इतने, क्लर्क इतने, तो बहुत सीधी सी बात है, एक आदमी की सैलरी है, इतने इतने लगाने हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो वो कैसे निकल आएगा, तो अब उसके लिए लिखो, तो देयरफॉर द टोटल मंथली सैलरी बिल कैसे निकलेगा। ये जो मैट्रिक्स देखो रो में क्यों बनाई है, क्योंकि ये पहले कॉलम में मैं बना चुका हूं, जो रिजल्ट आया है कॉलम में आया है ना, तो रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर द टोटल मंथली सैलरी बिल, टोटल मंथली सैलरी बिल इज इक्वल टू, कैसे, ये तो है एक एक आदमी की सैलरी और इतने इतने आदमी चाहिए, तो कैसे निकलेगा, देखो एक एक की सैलरी है 300 500 600, 300 500 600 700 एंड 900, ये एक एक की सैलरी है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने कितने लोग मैंने लगाने हैं, 80 100 2250 450 50 एंड 50। ठीक है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो निकल आएगा टोटल कितना मंथली सैलरी बिल होगा, क्या निकल आएगा, टोटल कितना मंथली सैलरी बिल होगा। तो देख लीजिए ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार समझ लो, सिखाया था ना एक एक, पहले तो ये देख लो बेटा ये मल्टीप्लाई होंगी या नहीं, कैसे पता चलता है, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है,
1 2 3 4 5 कॉलम है, पहली वाली में 1 रो 5 कॉलम, और दूसरी वाली में बोलो 1 2 3 4 5 रो और 1 कॉलम। देख रहे हैं आप ध्यान से? तो ये कैसे पता चलता है ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी या नहीं? तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। तो कितनी रोज हैं पहली वाली में? 1, कॉलम है 5। रो मतलब हॉरिजॉन्टल कैसे है, कॉलम मतलब वर्टिकल कैसे है, ये देखना है। और दूसरी वाली में 5 हॉरिजॉन्टल नंबर हैं, तो 5 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ये दोनों बराबर है ना, देखो यही सिखा रहा हूं मैं बार बार कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो पहली में नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होने चाहिए? दूसरी की नंबर ऑफ रोज के, तो वो बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। करिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हो? एक एक रो को पकड़ के एक एक कॉलम से, तो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो कैसे करोगे? 300 इंटू 8100 प्लस 500 इंटू 2250। तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या सिखाया था मैंने? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड, तो वही काम मैं कर रहा हूं। प्लस 600 इंटू 450 प्लस 700 इंटू 50 प्लस 900 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो देखो ये सॉल्व करके कितना आना चाहिए आप सभी का? 39,05,000। कितना आना चाहिए? 39,05,000। अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, देखो अब वही 1-2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, क्यूए टैब एक बार देख लें आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, तो अभी मैंने ये जो सवाल किया है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक का था, और लास्ट टाइम भी जो हमने किया था कौन सा, जिसमें व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट वाली बात हो रही थी, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक का था। सीधी सी पहचान है, एक एक के बारे में बताता है और इतने इतने में कितना होगा, तो उसी में मल्टीप्लिकेशन से ये निकलता है, समझो। ठीक है, एक सवाल हमने लास्ट टाइम क्रैमर्स रूल या जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, उसका भी किया था। उसमें क्या करते थे आपको याद है? x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी, इस तरीके से बताया था। d क्या था, d1 क्या था, d2 क्या था, d3 क्या था, वो सब समझाया था। तो अब ये दो टॉपिक समझो इस चैप्टर में कंप्लीट हो गए हमारे, एक क्रैमर्स रूल और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ करेंगे वो करेंगे हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये थोड़ा आपने वही 12th में पढ़ा भी हुआ है, जिसने पढ़ा था उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा था उसको पूरा सीखना है। तो अब करीब वही 2-3 मिनट का ब्रेक है, समझो। आपको कुछ कहना है, पूछना है तो उधर क्यूए में लिखो। इस सवाल को अच्छे से बेटा कंप्लीट कर लो, ये कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, सॉल्यूशन और क्वेश्चन एक बार वही ग्रुप पे भी भेज देता हूं मैं, लेकिन वो जो आएगा वो बुक वाला आएगा, ये जो मैं ये कर रहा हूं ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखना है तो मेरे साथ साथ आपको नोट करना पड़ेगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये देखो एक लिंक है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का, ये मैं पब्लिश कर रहा हूं, अभी आप सभी को दिखने लगा होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। तो बिजनेस मैथ से रिलेटेड जो भी मटेरियल अगर मुझे कुछ भेजना है तो मैं इसी ग्रुप पर भिजवाऊंगा। मैं नहीं हूं इस ग्रुप पर, बट स्टूडेंट एक अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो आप उसको बस ज्वाइन कर लें। अब ये ग्रुप सबको दिखने लगा होगा, एक लिंक मैंने भेजा है, आप इसको लिंक से बेटा ज्वाइन कर लो। ठीक है, अच्छा ये और भी कोई कह रहा है? आपने जो भी बनाया है वो ठीक है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं इस बच्चे से कांटेक्ट में हूं, इसको मैं सारी जानकारी भेज दूंगा, तो वो आपको मिलता रहेगा। बिजनेस मैथ्स के लिए बेटा अभी मैंने एक लिंक भेजा है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक भेज दिया मैंने, मिल गया होगा आप सभी को।
सार्थक नाम का स्टूडेंट है जो एडमिन है, उसको मैनेज कर रहा है, तो आप सभी उसी ग्रुप को बेटा ज्वाइन कर लो। हालांकि वो और डिफरेंट ग्रुप्स पर भी भेज देता है, लेकिन इसको ज्वाइन कर लोगे तो भेजना और आपको मिलना आसान हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैथ्स में एक क्लास क्या, अगर आप 10 मिनट भी बीच में अटेंटिव नहीं रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 15 दिन की ही क्लासें हैं, 2-2 घंटे की, तो कुछ भी करो किसी भी तरीके से बेटा रेगुलर रहो और बिल्कुल अटेंटिव। टेक्नोलॉजी भी आपको सपोर्ट कर रही हो पूरे 2 घंटे, तो ये सब थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा। नहीं तो ये सेशन रिकॉर्डेड तो होते हैं, अब ये एसओएल की टेक्निकल टीम आपके पास भेजती है, ये कैसे भेजेगी क्या होगा अब उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। और अगर आखिर में कुछ टाइम बचेगा तो कुछ कभी रिवीजन भी थोड़ी बहुत करा देंगे, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे 15 दिन और हर दिन पूरे 2 घंटे आप पूरे अटेंटिव रहोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो मैथ्स में बेटा नहीं समझ आएगा फिर। लिंक बेटा मैंने पब्लिश कर दिया, आपको मिल चुका होगा सबको। आपको बस वो लिंक मतलब टच करना है तो ज्वाइन हो जाओगे उस लिंक से। गौरव लिख रहा है कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, वो तो ए को मैंने रीराइट करा था, आप बी को रीराइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको यही कह रहा हूं ना, रट्टा नहीं मारना है, जैसे भी करो लेकिन बस आंसर सही निकल कर आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक से आप लगाओगे तो रिजल्ट सही आएगा। ये बेटा क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ये भी पिछले अगर 10 साल देखोगे पेपर तो 2-3 बार आया होगा। तो एक चीज बिल्कुल कसम खा लो, याद कर लो कि मैं यहाँ जो भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कई कई बार पेपर में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ए के बदले बी को भी चेंज कर सकते थे, बुक ने बी को ही दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। वो सॉल्यूशन जब शेयर करूंगा तो आप समझ जाओगे कि बी को भी हम रीराइट कर सकते हैं। अब लिंक मिल गया होगा ना आप सभी को। एग्जाम कब होंगे? 15 मई के बाद। वो सब एसओएल की वेबसाइट पर देखते रहना। आंसर तो मैंने लिखा है ना, 39,05,000 देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब वो लिंक दिख रहा है तो जरा कोई लिखो यस नो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको दिख रहा है। एड में किसी ने ये नहीं लिखा कि अब लिंक दिख रहा है और आप ज्वाइन कर पा रहे हो, तो लिखो जरा। क्वेश्चन ग्रुप पे कर देंगे, क्वेश्चन आंसर सब कर देंगे बेटा, वो बाद में, अभी नहीं, पहले यहाँ ध्यान रखो। लिंक दिखा और ज्वाइन कर पाए तो यहाँ यस लिखो ना, ताकि मुझे पता चले हाँ हो गया। एक आध बच्चा तो लिखो कोई। पुलकित कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो आई होप कि सब कर पा रहे होंगे। शो हो रहा है यस सर। नो सर लिंक नहीं दिख रहा है। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा बेटा? सबको दिख रहा है। सार्थक कह रहा है बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो किसी को कोई इशू होगा भी जाते टाइम फिर एक बार इस लिंक को दोबारा भेज के, और ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चे लिख रहे हैं। तो अब आप जो भी मेरी क्लास में रेगुलर हो, अटेंटिव हो, इस ग्रुप पर रहना, मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट वो सॉल्यूशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, मैं यहाँ जो करता हूँ अपने तरीके से करता हूँ, वो बुक से क्वेश्चन और बुक का सॉल्यूशन आपको शेयर हो जाएगा। वेरी गुड। कितना सिलेबस कवर होगा 15 लेक्चर में? बेटा 100%, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% सिलेबस कवर हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें कवर हो जाएं। अब लेकिन फिर उसका और कितना आप सीख पाओगे, कितनी प्रैक्टिस कर पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिलेबस में अपनी तरफ से बेटा 100% कंप्लीट करूंगा, चिंता ना करो। 15 दिन है, 2 घंटे की क्लास है, 30 क्लास बहुत होती हैं, लेकिन बस वही टेक्नोलॉजी आपकी और मेरी सपोर्ट करती रहे, और आप ध्यान से बस अटेंटिव रहो, रेगुलर रहो, टाइम हमारा इधर उधर वेस्ट ना हो।
सौरभ लिख रहा है मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूं, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है देखो। सार्थक आप मोबाइल नंबर और लिख दो एक बार क्यूए टैब में, मैं वो भी पब्लिश कर दूंगा। तो जिसको कोई दिक्कत हो वो मोबाइल पर मैसेज कर देना इसको, ताकि फिर क्या इशू है, कैसे ज्वाइन होगा, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो। डॉक्टर दिनेश खट्टर की बुक कैसी है बेटा बिजनेस मैथ्स के लिए? मैंने नहीं देखी है बिल्कुल, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिजनेस मैथ्स की एक ही बुक है, ये डॉक्टर जेके ठुकराल, ये बहुत अच्छी किताब है, इसी को आप ले लो तो मेरे हिसाब से अच्छा है। एक वो गुरमीत कौर करके भी आती है, एसके मिश्रा। दिनेश खट्टर तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, या तो आपने गलत सुना है कहीं से। बिजनेस मैथ्स की दिनेश खट्टर जी की तो कोई किताब नहीं आती। ओबीई इजी होगा या डिफिकल्ट? ओबीई बेटा पेपर तो डिफिकल्ट ही होता है, बट आप इजीली कर लेते हो उसको, तो पेपर सही होगा, बस आप कॉन्सेप्ट पढ़कर समझ के रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सार्थक ने नंबर लिख दिया, ठीक है, तो ये मैं पब्लिश कर रहा हूं, जिसको अब देखो ये नंबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर कोई नहीं ऐड कर पाया है, कोई प्रॉब्लम है, इसको व्हाट्सएप कर दो, ताकि फिर ये लिंक आपको अलग से भी भेज देगा, आप ज्वाइन कर लेना। इशमीत बेटा एक मैंने नंबर पब्लिश किया है सार्थक का, उस नंबर को आप मैसेज करो या लिंक वहां से देखो ज्वाइन करो, ठीक है। सक्षम ने भी कर लिया आई थिंक। ओके, चलिए बस अब हम आगे चलते हैं। 70 बातें आपकी मैंने देख ली क्यूए टैब में। ओके, तो अब देखो बेटा आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आप सबने सुना समझा। तो अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या है, चैप्टर वही चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो उसमें सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का एक और नाम था, क्या बताया था, डिटरमिनेंट मेथड। तो क्रैमर्स रूल बोलूं या डिटरमिनेंट मेथड बोलूं? और दूसरा कौन सा मेथड है बेटा, मैट्रिक्स मेथड है। तो पेपर में दो तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना लिखा हो तो जिस मर्जी से कर दो। मैंने कहा था हमेशा मैट्रिक्स से ही करना, क्योंकि जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं उन्होंने मैट्रिक्स मेथड किया हुआ है। तो आप हमेशा याद कर लो, जब तक वो डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल ना बोले तब तक हम हमेशा कौन सा मेथड लगाएंगे, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल वाला एक हम कर भी चुके थे। तो मैट्रिक्स मेथड में कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है, तो अब वो ढंग से हमें समझनी है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, तीन इक्वेशन अगर मुझे दे रखी है तो उसी तरह तीन इक्वेशन देखो लिखो। जैसे अगर मान लो आपको दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये पहली इक्वेशन है। तो आपको तीन इक्वेशंस दे रखी होंगी या वो बनानी पड़ेंगी, और उसमें से x y z निकालना पड़ेगा। दो होंगी तो सिर्फ x y निकालने को बोलेगा, तीन से ज्यादा नहीं होंगी। तो a1x इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये तीन इक्वेशंस अगर आपको दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ऐसी तीन इक्वेशन लिखी थी ना जब मैं क्रैमर्स रूल बता रहा था, और इनको कैसे सॉल्व किया था उसमें तरीका अलग था। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे। तो एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस एज, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस एज, ये जो इक्वेशन दे रखी है उनको कैसे एक्सप्रेस करोगे, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। ये सब मैट्रिक्स हैं, कैपिटल A भी एक मैट्रिक्स है, कैपिटल X भी एक मैट्रिक्स है, और B भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो तीन इक्वेशन दे रखी हैं
उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ax इज इक्वल टू b। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा था उनको याद आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर x जब निकालेंगे, और जिसने नहीं भी पढ़ा तो पूरा समझ आएगा, बस आप ध्यान से सुनेंगे। x कैसे निकलता था, ये a उधर जाता था, a इनवर्स b। x जो मुझे निकालना है, a के ऊपर जो -1 लिख रहा हूं ना उसको a इनवर्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, a इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो x कैसे निकलेगा बोलो, a इनवर्स इनटू b, ये बोल रहा हूं। तो फार्मूला याद कर लो क्या, कि जो इक्वेशन मेरे को 3 दे रखी होंगी या 2 दे रखी होंगी, पहले मैं उसे कैसे लिखूंगा, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, और x कैसे निकलेगा, a इनवर्स इनटू b। तो अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है और x क्या है, वो अब यहाँ लिख रहा हूं मैं। देखो वेयर a से क्या मतलब होता है मेरा, a से क्या मतलब होता है, ये जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम d लिखा था ना, तो जो d लिखा था वही a होता है। तो x y z के कोफिशिएंट क्या है बोलो, x का क्या है a1, y का क्या है बोलो b1, और z का क्या है c1। अब दूसरी में देखो x का क्या है a2, y का क्या है b2, और z का क्या है c2। तीसरी में आ जाओ, x का क्या है बेटा a3, y का क्या है बोलो b3, और z का क्या है c3। ये बात समझ आ रही है। तो कैपिटल A ये जो मैं लिख रहा था, ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स से क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स देखने हैं। ये जो 3 इक्वेशन या 2 जो भी आपको दे रखी है, उसमें x y z के कोफिशिएंट्स देखोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैपिटल A मैट्रिक्स होती है। कैपिटल X से क्या मतलब है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है जो आपको निकालना है। आपको x y z निकालना है ना, तो x y z वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैपिटल X मैट्रिक्स है। कैपिटल X मतलब ये जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या निकालना है, x y z। अगर 2 होते तो बस x y होता। और b से क्या मतलब है, b से यहाँ क्या मतलब है, राइट हैंड साइड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। b से क्या मतलब है, ये वाले कोफिशिएंट जो राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहे हैं। B से क्या मतलब है, जो राइट हैंड साइड पर दिख रहे हैं, D1, D2 एंड D3। तो देखो फिर समझ लो ध्यान से, जब हम मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन जो भी है क्वेश्चन में वो बनानी पड़ेंगी। उसके बाद वो सॉल्व कैसे होंगी, उसको किस फॉर्म में लिखोगे, ax इज इक्वल टू b। x कैसे निकलेगा, x से मतलब ये जो x y z हैं ये कैसे निकलेंगे, a उधर जाएगा तो a इनवर्स इनटू b करके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, a इनवर्स इनटू b करके निकलेंगे, ठीक है। अब ये a इनवर्स कैसे निकलेगा अभी मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले x क्या है मैंने बता दिया, जो आपको निकालना है। कैपिटल A से क्या मतलब है, ये एक मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स, जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं। और b से क्या मतलब होता है, जो राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट हैं। b से क्या मतलब है, जो राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट हैं। अब यहाँ जो a इनवर्स आप देख रहे हो, a इनवर्स कैसे निकलेगा उसका फार्मूला नोट करो। A इनवर्स कैसे निकलेगा, A इनवर्स का फार्मूला होता है ADJ लिखा है मैंने बेटा, इसको एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। शॉर्ट में इसको ADJ लिखते हैं। तो ऐसे पढ़ो, क्या सिखा रहा हूं मैं, A इनवर्स कैसे निकलेगा। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला है। A डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था ना पिछली बार। एडजॉइंट ऑफ A आपको आता है, 12th में सीखा था। नहीं आता तो अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो A इनवर्स कैसे निकलेगा बोलो, इसको क्या पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ है ये बोर्ड पर, ADJ। यहाँ डॉट लगा सकते हो। एडजॉइंट ऑफ A कैसे पढ़ रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, इफ A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, तभी आप निकाल सकते हो जब A डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ये आपने किया हुआ था, क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको जो सवाल पेपर में आएंगे, A डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 नहीं होगा कभी भी, बस ये ध्यान रखना है। A डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। देखो मैंने क्या कहा, तो अब आपने सीख लिया ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट।
ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है। पिछली बार मैंने किया था 2/2 का भी, 3/3 का भी। जो नहीं थे रह गया वो आज सीख लेना, एक बार और सिखा दूंगा ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट सिखा दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए अभी सिखाऊंगा ही। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, उसकी मदद से ये मेथड सीखेंगे, मैट्रिक्स मेथड कैसे आपको करना है। फार्मूले और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। तो इसको देखो, सार्थक वो ग्रुप पर शेयर कर दो जो भी मटेरियल अभी तक भेजा है। अगर ये जो नया ग्रुप बना है ना, इस पर भेज दो, ताकि एटलीस्ट बच्चों को क्वेश्चन दिखने लगे, अगर वो देखना चाहें नोट ना करना पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल 21 है, देखो मेरे पास एग्जाम्पल 21 है, पेज नंबर 2.23। तो आई होप कि ये ग्रुप पर आपको मिल गया होगा। तो मिल गया, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो नोट कर लेना, और दिख रहा है तो फिर कम से कम एग्जाम्पल तो मत लिखो, मैं तो लिखूंगा ही फैक्ट्स, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं पाओगे। तो एग्जाम्पल 21 क्या लिख रहा है ये, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000, an amount of rupees 5,000 is put into 3 investments, at the rates of interest of 6%, 7% and 8% per annum respectively. An amount of rupees 5,000 is put into 3 investments at the rates of interest of 6%, 7%, 8% respectively. तो पहले लिख लो पूरा सवाल। The total annual income is कितनी? The total annual income is rupees 358. The total annual income is rupees 358. If the combined income from the first two investments, if the combined income from the first two investments is rupees 70 more than the income from the third, find the amount of each investment, by using matrix algebra. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, देखो आप सबके पास है एग्जाम्पल भी पूरा, उसका सॉल्यूशन भी। तो अभी आपको सिर्फ अच्छे से बोर्ड पर समझना है, जिसको आता है तो अपने आप कर लो, इतने नहीं आता है तो ढंग से समझना। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट। टोटल आपके पास 5,000 रुपए हैं, उसको 3 इन्वेस्टमेंट में लगाना है। पहली इन्वेस्टमेंट है 6% वाली, दूसरी इन्वेस्टमेंट है 7% वाली, तीसरी इन्वेस्टमेंट है 8% वाली। पर एनम, साल भर में इतना इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। The total annual income is rupees 358, जो साल में मिलता है, अगर तीनों में जब आप पैसा लगाते हो तो 358 रुपए मिलते हैं। If the combined income from the first two investments is rupees 70 more than the income from the third, तो पहली दो से जो पैसा मिल रहा है वो तीसरी वाली से 70 रुपए ज्यादा मिल रहा है। Find the amount of each investment, ठीक है, तो हर एक में कितना कितना पैसा लगाया वो आपको निकालना है।
फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो लिखा है ना मैट्रिक्स अलजेब्रा से मतलब है वही मैट्रिक्स मेथड की मदद से आप इसमें ये बताओ कि हर एक इन्वेस्टमेंट में मतलब 6% वाली में कितना पैसा लगाऊंगा, 7% वाली में कितना पैसा लगाऊंगा और 8% वाली में कितना पैसा लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक्स वाई जेड लेट करते हो ना, जैसे तो क्या लिखोगे, लेट x, y, z be the let x, y, z be the amount invested in 6%, 7% and 8% per annum investment options respectively। ठीक है, तो 6% वाली में हमने x रुपीस लगाए, 7% वाली में हमने y रुपीस लगाए और 8% वाली में हमने z रुपीस लगाए। तो टोटल कितने रुपए लगाने हैं, देखो बेटा 5000। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000। तो देखो ये सबको समझ में आ रहा होगा कि टोटल पैसा मेरे पास है 5000 रुपए, उसको 3 तरह की इन्वेस्टमेंट में मैं लगा रहा हूं। पहली 6% वाली है, दूसरी 7% वाली, तीसरी 8% वाली। तो 6 वाली को मैंने बोला x माना, उसमें x रुपीस लगाए, 7% वाली में मैंने y रुपीस लगाए और 8% वाली में मैंने z रुपीस लगाए। तो टोटल कितने, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 5000। अब दूसरी बात, द टोटल एनुअल इनकम इज 358। पूरे साल में आपको 358 रुपए मिल रहे हैं। तो कैसे होगा, 6% ऑफ x, ये हो गया ना, x पे 6% मिलेगा, y पे कितना मिलेगा बोलो, 7% ऑफ y प्लस 8% ऑफ z। तो ये किसके बराबर है, 358 के। 6% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y प्लस 8% ऑफ z, ये इनकम की बात हो रही है। x पे 6% मिलेगा, y पे 7% मिलेगा, z पे 8% मिलेगा। तो टोटल आपको 358 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो रही थी टोटल लगाना कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड 5000 रुपए लगाना है, इसमें 358 रुपए मिल रहे हैं। तो मिलने का मतलब x लगाया उस पे 6% मिलेगा, y पे 7% मिलेगा और z पे 8% मिलेगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बना ली हमने। ठीक है, तो ये हो गई यहां तक की बात खत्म। अब देखो तीसरी बात क्या कहना चाहता है ये आपसे, इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू, पहली दो से जो इनकम हो रही है, इज 70 मोर देन इनकम फ्रॉम द थर्ड, पहली दो से जो इनकम हो रही है वो तीसरी वाली से 70 रुपए ज्यादा है। तो कैसे, देखो पहली वाली से क्या हो रही है, 6% ऑफ x, दूसरी वाली से क्या हो रही है, 7% ऑफ y और तीसरी वाली से क्या हो रही है बेटा, 8% ऑफ z। वो बोल रहा है ये दोनों मिलाकर इससे 70 रुपए ज्यादा है। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, इसमें से 70 घटा दो या इसमें 70 जोड़ दो। ये देखो ये वाला कह रहा है ना ये दोनों इससे 70 ज्यादा है। जैसे मैं आपसे बोलूं 100 जो है वो 30 से 70 नंबर ज्यादा है, तो 30 में 70 जोड़ोगे जब ही तो बराबर होगा। तो ये दोनों जो है इससे 70 ज्यादा है। तो अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू, ये पहली दो की जो इनकम है 70 मोर देन इनकम फ्रॉम द थर्ड, थर्ड वाली से ये वाला 70 ज्यादा है। तो बराबर कैसे होगा, थर्ड वाली में 70 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखो तीनों इक्वेशन आपके सामने है, हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x y z निकालना है। हम कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि मैट्रिक्स मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। उसने लिखा भी है मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करोगे। और अभी जो मैं बता रहा था कैसे, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, उस वाले मेथड से। उसके लिए देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इक्वेशंस को। तो पहली वाली ठीक से लिखूं तो क्या है वो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000। दूसरी क्या है, ये 100 उधर ले जाओ बेटा एलसीएम लेकर, 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35800। सेकंड वाली में क्या किया मैंने, 100 एलसीएम ले लिया और 100 को एलसीएम लेकर राइट हैंड साइड पर चले गए। इसी तरह आप थर्ड वाली में 100 एलसीएम ले लो और z को इधर ले आना, पहले यहाँ ले आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो तीसरी क्या बनेगी, 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू, ये जो 70 बचा है
100 एलसीएम लेकर उधर ले आओगे तो 7000 हो जाएगा। तो जैसे भी सॉल्व करो, ये ऊपर 3 इक्वेशन जो थी उनको सिंपलीफाई करके जब लिखूंगा तो ऐसे दिखाई देगी। तो देखो दिख रहा है आप सभी को, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 5000, 6x प्लस 7y प्लस 8z कितना है 35800, और उधर 6x प्लस 7y माइनस 8z कितना है 7000। तो ये तीनों इक्वेशन हमने बना ली हैं। अब जब 3 इक्वेशन बना ली, इनसे करना क्या है, x y z निकालना है। कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस एज, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस एज, इनको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। x कैसे निकलेगा, a इनवर्स इनटू b, ठीक है। वेयर a क्या बताया था मैंने, a क्या होता है बोलो, x y z के कोफिशिएंट, याद होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, y का 1, z का 1। पहली रो में 1 1 1, दूसरी में बोलो 6 7 8, और तीसरी में क्या है बोलो 6 7 माइनस 8। ऐसे ही सिखाया था अभी। ax इज इक्वल टू b, x क्या होता है a इनवर्स b। a से क्या मतलब है बेटा, x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a होते हैं। कैपिटल X से क्या मतलब बताया था, जो मुझे निकालना है x y z, ऐसे लिखता था। और b से क्या मतलब होता था, जो राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स हैं ये। तो क्या है बोलो 5000, 35800 और 7000, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ax इज इक्वल टू b, ये क्लास बच्चों 2 घंटे की है, 5:30 बजे तक। तो ऐसा ना हो कोई बच्चा 1 घंटे की कंफ्यूजन से लीव कर जाए। तो ax इज इक्वल टू b, a ये है, x ये है, b ये है। तो अब जब सब समझ आ गया, हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, समझाया था ना। पहला काम अब क्या करोगे, a डिटरमिनेंट निकालोगे। तो जिसको अभी तक ए डिटरमिनेंट निकालना नहीं समझ आया वो समझ लो, और जिसको आता है तो फटाफट से अपने आप निकालो। ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, देखो ए डिटरमिनेंट के लिए ऐसे लिखेंगे। ये फर्क है, जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो सिर्फ ए है, और ए के साथ ये 2 डंडे लगा दिए ना, तो ये ए डिटरमिनेंट हो गया। अभी ये ब्रैकेट की तरह लगा हुआ है, जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ऐसे ये डंडा लगाऊंगा, समझो। तो ये देख लेना ध्यान से, 166 177 18 और -8। क्या कर रहा हूं मैं, ए डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकलता था, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे ना, मैं लास्ट टाइम सिखा रहा था। तो सबसे पहले, बिल्कुल लास्ट टाइम है, अब ये समझ लो। देखो अभी तक अगर नहीं समझ पाए हो, सबसे पहले ये नंबर एज इट इज लेंगे, इस रो को सॉल्व कर रहा हूं, समझो। तो 1 बाहर, पहला नंबर, ये पहला नंबर कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उसको छुपा लो। तो अब क्या दिख रहा है आपको, 7 8 7 -8, उसको ऐसे लिख दो 7 8 7 -8। तो क्या कहा मैंने, पहला नंबर लोगे, पहली रो पहले कॉलम को छुपा लो, जो दिख रहा है यहाँ लिख दिया। दूसरे वाले का साइन बदल के लिखते थे, तो 1 का साइन बदल दिया -1, ठीक है। अब फिर एक डिटरमिनेंट लगाएंगे। तो अब ये कहां पर था, ये 1 जो है इसका साइन बदल देते हैं, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले का साइन बदलते हैं, तीसरे वाले को एज इट इज, ये समझाया था। अब ये जो 1 लिया है मैंने, पहली रो और दूसरे कॉलम से लिया है, पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है 6 8 6 -8। क्या दिख रहा था, 6 8 6 -8। फिर ये तीसरा नंबर 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये वाला 1 पहली रो और तीसरे कॉलम में है, तो इनको छुपा लो। तो क्या दिख रहा है 6 7 6 7। तो क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। 3/3 का, 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो हम डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखो, ये 1 बाहर, अंदर क्या समझाया था, पहले को चौथे से करो, माइनस लगा के तीसरे को दूसरे से करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो 7 इंटू -8, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में माइनस लगा के इसको इससे करेंगे, माइनस लगा के 8 इंटू 7, ठीक है। ये पहले वाला हो गया -1, दूसरे वाला बोलो 6 इंटू -8,
बीच में -8 इंटू 6 फिर +1, ठीक है। इधर बोलो 6 इंटू 7 -7 इंटू 6, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 1 बाहर है, 7 8 जा, ये देखो -56 -56 -1 -48 -48 +1, करो सिंप्लीफाई, कितना हो गया ये -112 माइनस माइनस प्लस 96, ये तो हो गया 0। कितना आ रहा है अब ये -16, देखिए ध्यान से, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो देयरफॉर ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। चाहो तो आगे लिख दिया करो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब हम आगे चल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो फिर ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता। अगर ये 0 आ जाता है तो ए इनवर्स नहीं निकल सकता। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो ए इनवर्स मैंने निकालना है। ए इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो पहले ए डिटरमिनेंट मैंने निकाला, कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल 2-3 बार हमने लास्ट टाइम किया था, आज एक बार और कर दिया है जो बच्चे नहीं थे उनके लिए, कि 3/3 का कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। पहला नंबर एज इट इज लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, जो दिख रहा था वो लिखा, दूसरे वाले का साइन बदल देते हैं। ये कहां पर है बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, फिर तीसरे वाले को एज इट इज लेते हैं, तो ये कहां पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, तो जो दिख रहा है वो लिखा। और जो 2/2 वाला डिटरमिनेंट होता है, 2 रो 2 कॉलम वाला, वो सिंपली सॉल्व हो जाता है। पहले नंबर को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगा के दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा आपके सामने ए डिटरमिनेंट निकल गया। और ए डिटरमिनेंट कितना आया है देखिए, -16। इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो कहीं लिख कर रखो, ए डिटरमिनेंट हमारा कितना आया है बोलो, -16, ठीक है। तो 2 मिनट में रुक जाता हूं, यहां तक कंप्लीट कर लो आप सभी भी, अगर कुछ रह गया एक बार देख लेते हैं, कुछ आप लिख रहे हैं इधर क्यूए में, तो फिर आगे चलेंगे। एसपी गुप्ता की बुक बेटा स्टैटिस्टिक्स के लिए है, मैथ्स के लिए मैंने नहीं देखा एसपी गुप्ता की। बिजनेस मैथ्स आप मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे हो, प्रोग्राम के लिए शायद ये किताबें आती हैं, ऑनर्स के लिए नहीं आती है एसपी गुप्ता जी की कोई किताब। हाँ, शिवदास का जो बिजनेस मैथमेटिक्स का 10 ईयर है वो ले लो, अगर किताब नहीं लेना चाहते हो तो उसमें एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो बुक लेना है तो जेके ठुकराल ले लो, नहीं खरीदनी है तो ठीक, 10 ईयर तो आप लोग लेते ही हो, 10 ईयर से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बुक बेटा मिल जानी चाहिए मार्केट में, ये तो 3 महीने से चल रहा है सिलेबस, ठीक है।
नहीं तो फिर पब्लिशर का नंबर इसका भी मैं शेयर कर दूंगा, फिर उनसे बात करो कि आप कैसे ले सकते हो। आपके आसपास जो नियर कोई बुक शॉप होगी वो वहां पहुंचाएगा फिर। ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया। ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमें क्या करना है बेटा, ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो वही जिसने मैथ्स किया था उसको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते थे। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती, मान लो सिंपली, पहले ये समझ लो आगे काम आएगा, इस सवाल में नहीं। अगर एक मैट्रिक्स है A1 2 3 4 मान लो, इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 में तो आपको याद होगा, आपको बताया गया था 12th क्लास में, सिंपल क्या करना है, पहले और चौथे की तो जगह बदल दो और दूसरे और तीसरे नंबर का साइन बदल दो, तो एडजॉइंट निकल जाता है। तो ये आप सबने पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो सुन लो। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो एडजॉइंट हम सीधा सीधा निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है। कैसे करना है बोलो? ये जैसे इन दोनों की तो जगह बदल दो, ये लिखा है ना मैंने, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, इन दोनों का साइन बदल दो, तो ये -2 और -3, तो बस ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, तो जिसको पता था रिवाइज हो गया, नहीं पता था तो अब नोट कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2x2 मैट्रिक्स का निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आगे काम आएगा जब लियोनटिफ वाले सवाल हम करेंगे, उसमें 2x2 के ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने साथ साथ बता दिया कि 2x2 में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट और फोर्थ की तो जगह बदलनी है और दूसरे और तीसरे का क्या बदलना है बेटा? साइन बदलना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे। तो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद 3x3 में कैसे होगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो वो अब आपको ढंग से समझना है। ठीक है, 3x3 में ये एडजॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको याद होगा माइनर्स निकालते थे, कोफैक्टर्स निकालते थे, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता था एडजॉइंट। क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ ए जो मैं निकालना चाहता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता था। आपको याद आया होगा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे 3x3 में, that is equal to ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता था। तो अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो ये जितने सेल हैं, 9 सेल्स हैं ना, 3 रोज हैं इसमें, 3 कॉलम्स हैं, तो 9 सेल्स हैं, तो 9 ब्लॉक्स आप इस तरह से बनाएंगे। हेडिंग डाल लो फॉर कोफैक्टर्स। क्या हेडिंग डाल ली? फॉर कोफैक्टर्स। हम कोफैक्टर्स निकाल रही हैं। तो A11 मतलब पहली रो पहले कॉलम के लिए, फिर ऐसी जगह छोड़ दो A12। ये किया था आपने, जिसने नहीं किया था तो ध्यान से देखो, A11 A12 A13 किया था से मेरा मतलब है 12th क्लास में किया था ये। A21 A22, ये मैं क्या सिखा रहा हूं? कोफैक्टर निकालने, क्योंकि जब एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A23 और इसी तरह A31 A32 A33। ठीक है, तो 9 सेल है ना उसमें, तो 9 ये लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक, तो इसी तरह मैंने लिख दिया। क्या कर रहे हैं आप, ये क्या सीख रहे हो? कोफैक्टर्स निकालना। ठीक, इसमें एक चीज और ध्यान रखते हैं, जैसे ये मैं 1 1 1 2 1 3 ये बोल रहा हूं ना, तो इसको ऐड करके देखो, जैसे 1 + 1 तो 2 हुआ, 2 इवन नंबर होता है ना, तो कुछ नहीं करना। जहां ऑड नंबर आता है वहां बाहर माइनस लगा देते हैं। 1 + 2 क्या होता है? 3 ऑड नंबर है ना, तो पहले यहाँ माइनस लगा दो। 1 + 3 क्या है? 4 इवन नंबर है, कुछ मत करो। 2 + 1 3 है, ऑड है तो माइनस लगा दो। 2 + 2 4 है, कुछ मत करो। 2 + 3 5 है, ऑड है तो माइनस लगा दो। 3 + 1 क्या है बेटा? इवन है, 4 है ना, कुछ मत करो। 3 + 2 5 है तो माइनस लगा दो। 3 + 3 में कुछ मत करो। तो पहले क्या कहा? 9 सेल थे तो 9 ऐसे लिख लिए मैंने, और उसके बाद क्या किया है बेटा, जहां जहां माइनस का साइन कहां लगाया है, इसमें रो और कॉलम वाली जगह को जोड़ दो। अगर वो इवन नंबर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, अगर वो ऑड नंबर आ रहा है तो हमने माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, अब इनको डिटर्मिनेंट्स जो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, इसमें भरेंगे क्या वो समझ लो। जैसे A11 है ना,
तो ये इसी को देखना है आपको हर बार, ए डिटर्मिनेंट ये जो ऊपर दिख रहा है, तो ए या इसको देख लो ए मैट्रिक्स को, वो एक ही बात है, डिटर्मिनेंट मत ही देखो, बल्कि आप सीधा ए मैट्रिक्स दिख रही है ना आपको ऊपर, ये जो ए लिखी थी मैंने, इसको देखो, A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, और फिर ये जो पहला नंबर है ना ये रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। तो A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, जो दिख रहा है वो भर दो। तो इसमें बेटा पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है आपको 7 8 7 माइनस 8, वो भर दो यहाँ 7 8 7 माइनस 8, ठीक है। तो पहला नंबर रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। इसमें क्या भरना है, A12 पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, देख रहे हो, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो। तो अब क्या दिख रहा है 6 8 6 माइनस 8 दिख रहा है ना, 6 8 6 माइनस 8। A13 से क्या मतलब है, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या दिख रहा है 6 7 6 7, क्या दिख रहा है 6 7 एंड 6 7, ठीक है। तो A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, जो दिख रहा है वो लिखो। ये कहां पर से देख रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स में से। इसी तरह अब A21 तो दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो ऊपर क्या दिख रहा होगा 1 1, और नीचे क्या दिख रहा है 7 माइनस 8, क्या बचा था 1 1 7 एंड माइनस 8। A22 से क्या मतलब है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो ऊपर क्या बचा हुआ है 1 1, नीचे क्या बचा हुआ है बेटा 6 माइनस 8, 1 1, ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है 6 माइनस 8। A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा है 1 1 एंड 6 7, 1 1 एंड 6 7, ठीक है। A31 पर आ जाओ, A31 मतलब तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरी रो पहला कॉलम, क्या बचा है 1 1 7 8, 1 1 7 8। A32 मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या दिख रहा है 1 1 6 8, 1 1 6 8। A33 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 6 7। अब ये बुक में ये सब कुछ नहीं करके दिखाया होगा, क्योंकि वो तो मानकर चल रहा है ना 12th में आपने किया है, आपको आता है, वो सीधा सीधा एडजॉइंट निकाल के लिख देगा। तो ये सब उसने नहीं सॉल्व करके दिखाया है आपको, ये यहीं पर जब क्लास में मैं करा रहा हूँ आप अटेंटिव हो तो समझ पाओगे ये कैसे हो रहा है। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बेटा ढंग से सीखना है। तो A11 मतलब मैंने कहा पहला नंबर रो का होता है, दूसरा कॉलम का होता है, तो रो और कॉलम कैसे छोड़ना है आपको वो सब समझा दिया, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखो ये अभी जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा रहा था ना, उसी तरह से इन 9 के 9 को सॉल्व कर लो। पहले वाले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, तीसरे वाले को दूसरे से करेंगे। तो देखो इन सबको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 7, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 इंटू माइनस 8 तो माइनस 56, बीच में माइनस लगाओगे 8 इंटू 7 तो माइनस 56, तो पूरा सॉल्व करा तो माइनस 112, ये मैंने सर्कल में लिख दिया। तो पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आया माइनस 112, ऐसे ही दूसरा देखो बाहर इसमें माइनस है, अंदर बोलो माइनस 6 8 जा माइनस 48, और ये भी माइनस 48, तो माइनस 96, लेकिन बाहर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 96, ठीक है। पहले वाले को सॉल्व करके आया माइनस का 112, दूसरे को सॉल्व करके आया 96, तीसरे को करो बेटा, ये कितना 6 7 जा 42 माइनस 42, तो ये 0 आ रहा है। तो 3 सेल मैंने सॉल्व कर लिए। ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको समझाया था उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखो माइनस बाहर है, ये माइनस 8 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 7 माइनस 15, लेकिन प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। A22 बोलो माइनस 8 और माइनस 6, ठीक है, तो माइनस 14 हो जाएगा। ये बोलिए माइनस बाहर है 7 माइनस 6 तो 1, लेकिन बाहर माइनस है तो रिजल्ट आएगा -1। तो एक एक डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर रहा हूं, जो फाइनल आउटकम आ रही है उसको आपके सामने लिख रहा हूं बेटा। ये कितना आएगा 8 माइनस 7 मतलब 1 आएगा फाइनली। इधर कितना आएगा, बाहर एक माइनस दिख रहा है ना, 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए 2, तो फाइनली ये -2 आया।
और इधर कितना आएगा 7 माइनस 6 मतलब 1। तो ये पूरा 9 के 9 डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व कर दिए, जहां जो आ रहा था वो लिख दिया। तो आप ध्यान से देख लो, सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, थर्ड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और सिंपलीफाई करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो अभी ये जो निकले हैं ये क्या निकले हैं? कोफैक्टर्स निकले हैं। क्या निकले हैं बोलो? कोफैक्टर्स निकले हैं। मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट किसके बराबर होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। ये जो ऊपर डैश का निशान बनाया है मैंने, ये ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? एक तो मैंने इनवर्स बनाया था, जब -1 लिख रहा था तो वो इनवर्स था। ये सिर्फ एक डैश का निशान है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने से क्या मतलब है? कॉलम को रो में बदल दो या रो को कॉलम में बदल दो। तो देखो मैं कॉलम्स को रोज में बदल दूंगा। कैसे? अब मैं सीधा सीधा यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूं। कैसे? देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ देखो बेटा, पहले कॉलम में जो 3 नंबर निकले हैं, क्या निकले हैं? -112, 15 और 1। ये पहले कॉलम में निकले हैं ना, इनको पहली रो में लिख दो यहाँ। तो ये ट्रांसपोज हो गया, -112, ये 15 और 1। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बन गई थी। ट्रांसपोज से क्या मतलब है? जो पहला कॉलम है उसको पहली रो में लिख दो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में लिख दो, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में लिख दो। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है बेटा? 96 -14 और -2। इसको दूसरी रो में लिख दो, 96 -14 एंड -2। समझ आया? पहले कॉलम को पहली रो में लिख दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में लिख दिया। इसी तरह तीसरे कॉलम को तीसरी रो में लिख दो। तो वो क्या है? देखो 0 -1 एंड 1। तो ध्यान से देख लो, यहां तक 1 मिनट में रुक गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे क्यों निकाल रहे हैं? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हो? उसके लिए मैंने बताया था 9 सेल हैं, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो 9 के 9 आप लिखोगे। लिख लेने के बाद 1 1 पहले वाला रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है। तो जो भी नंबर है उस रो और उस कॉलम को छोड़ो, ए में से देखो जो नंबर बच रहे हैं वो 1 लिखो। उसको फिर कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है? पहला इंटू चौथा, बीच में माइनस लगा के तीसरा इंटू दूसरा। तो सिंपलीफाई करके जो आएगा वो रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए तक हम निकाल चुके हैं। अब इतना आप लिख चुके हो, इसके बाद अगला काम क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है इसमें। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स देखो कैसे निकलेगा। ए इनवर्स क्या फार्मूला बताया था मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल गया, -112 96 0 15 -14 -1 1 -2 1। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट कितना था? -16। ठीक, ये एडजॉइंट एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो बुक से आंसर मैच हो रहा है ना, -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 1, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है? ये डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट कर दिया। तो अब जब ए इनवर्स मैं लिखूंगा, ये डिवाइडेड है ना, ये बाहर इस तरह से लिखोगे 1/16, और ये है ये आपके पास -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 एंड 1। तो ये ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो जब ए इनवर्स निकल गया, अब मुझे एक्चुअली करना क्या था? एक्स निकालना था ना, मैंने कहाँ छोड़ा हुआ था? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो एक्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स इनटू बी। इस ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी। बी ये रहा ना, देखो, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब इसको सॉल्व कर लो। कहां पर थे हम? ये ए इनवर्स निकल चुका है आपका।
अब आखिरी काम क्या करना है इस सवाल में, x निकालोगे, x किसके बराबर होता है, नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x से क्या मतलब है, ये जो x y z थे, ठीक है, x से क्या मतलब है, जो मुझे निकालना है x y z, वो किसके बराबर है, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स ये निकल चुका बेटा, -1/16 -112 15 एंड 1 96 -14 -2 0 -1 एंड 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, b ये रहा ना जो राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स थे, b क्या था, राइट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स 5000 35,800 एंड 7000, ठीक है। x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स हम निकाल चुके हैं, b मुझे दे रखा था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बस x निकल जाएगा। ये दोनों मैट्रिसेस है ना, कैसे मल्टीप्लाई होती हैं दो मैट्रिक्स, आप सभी जानते हो, क्या बताया था, एक एक रो पकड़ो, एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो बीच में प्लस प्लस के निशान लगाते रहेंगे, वो जो अभी पियोन और क्लर्क वाला जैसे एग्जांपल में कर रहा था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, चेक करना है मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, वो वैसे 100% होगी, जब ये मेथड ही ऐसा है तो चेक भी कर लेना। -1/16, देखो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, करिए, -112 इंटू 5000 प्लस 15 इंटू 35,800 प्लस 1 इंटू 7000, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड एंड एडेड। इसी तरह फिर सेकंड, और कोई कॉलम तो है नहीं, होता तो मैं आगे चलता, तो एक रो से जब सारे कॉलम निबट जाते हैं तो दूसरी रो पर आ जाते हैं, तो अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, 96 इंटू 5000 प्लस